रिसर्च स्कॉलर्स और स्टूडेंट्स का जो ग्रुप है वो आज जो हम कार्यक्रम उसमें व्याख्यान माला है, जो साप्ताहिक व्याख्यान माला जो हर शुक्रवार को होती है, उसमें जो आज के जो प्रोग्राम है ये आज 9वां है इस सीरीज में, 9th प्रोग्राम है इस सीरीज का। और आज का जो हमारा विषय है वो है निरंतर विकास से पूर्वोत्तर भारत की बदलती तस्वीर। अब आप सबके दिमाग में ये बात आएगी कि पूर्वोत्तर भारत में ऐसी क्या गड़बड़ थी जो जब पूरा भारत विकास हो रहा था तो पूर्वोत्तर भारत में अलग से क्यों बात करने की जरूरत पड़ी। तो हमारा विषय यही है आज कि जो नॉर्थ ईस्ट है यानी कि पूर्वोत्तर है, जिसमें कि 7 सिस्टर्स आती हैं और सिक्किम भी आता है, लेकिन हम आज सिक्किम को अलग कर रहे हैं क्योंकि सिक्किम वो जो चिकन स्नैक है उसके इस तरफ है, इसलिए हम सिक्किम को आज नहीं ले रहे हैं। इसमें आज हम बात करेंगे सिर्फ 7 सिस्टर्स की, यानी कि जो पूरा वृहद आसाम था उसमें जो 7 स्टेट्स हैं उनके बारे में बात करेंगे। और वो जो 7 स्टेट्स हैं उनका आज से ही नहीं, अंग्रेजों के जमाने से ही उसका भयंकर उसका जो है शोषण हुआ, उनको निगलेक्ट किया गया, उनका जो है नजरअंदाज किया गया, और उसके पीछे बहुत सारे कारण थे। और उसका एक बहुत बड़ा फायदा अंग्रेजों ने क्यों किया, क्योंकि उनको वहां की डेमोग्राफी चेंज करनी थी, तो उन्होंने वहां की डेमोग्राफी पूरी चेंज कर दी। वहां पे जो उनके मिशनरीज थे जो ब्रिटेन से, कनाडा से और बहुत दूर दूर से, फ्रांस से, दूसरे देशों से आते थे, और वो लोग वहां पे लार्ज स्केल कन्वर्जन करते थे, बड़े बड़े स्तर पे, एक एक गांव के गांव 1-2 हजार लोग एक एक बार में कन्वर्ट होते थे। और ये सिलसिला चल रहा है पिछले 200-225 सालों से। आज भी वो सिलसिला रुका नहीं है, वैसे का वैसे ही चल रहा है। और अब हम कहने की बात ये है, सोचने की बात ये है कि अंग्रेजों ने तो इसलिए किया क्योंकि उनको अपना जो धर्म था वो फैलाना था। पर 47 के बाद ऐसी कौन सी मजबूरी थी, हमारे जो नेता थे उनकी ऐसी कौन सी मजबूरी थी जो उन्होंने 47 के बाद भी इस चीज को जारी रखा, और आज भी वहां का कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ है। और जबकि हमें कारण समझ में नहीं आता है, लेकिन आज हम उसके बारे में बातें करेंगे कि क्या उसके नुकसान हुए, क्या परिणाम हुए। आप देखिए आज की स्थिति, आपको छोटी सी बात आप लोगों को लगेगा कि नहीं, हो सकता है ये बात एग्जैगरेशन हो, या ये हो सकता है आपको लगे कि ये बात हम किसी तरह का अतिशयोक्ति की बात हो रही है, लेकिन सच्चाई ये है कि हम में से कोई भी, अपन जो लोग हैं हम लोग भी पूरे तरीके से निगलेक्ट करते हैं। हम लोग उसके बारे में, हम उनसे जुड़ना ही नहीं चाहते, उस मेन स्ट्रीम से, उस जो नॉर्थ ईस्ट का मेन स्ट्रीम, उससे जुड़ना नहीं चाहते हैं। उसका एक बहुत बड़ा उदाहरण आपको यहीं पे मिल जाएगा इसी सेशन में, कि जो नॉर्थ ईस्ट की 7 स्टेट्स हैं, आप में से कोई भी अगर 7 स्टेट्स के नाम बता दे तो बहुत बड़ी बात होगी। कोई 1000 में से एक व्यक्ति जो सेंट्रल इंडिया का, नॉर्दर्न इंडिया का, साउदर्न इंडिया का या वेस्टर्न इंडिया का होगा वो इनके नाम बता पाएगा, बाकी लोग इनके नाम नहीं बता पाएंगे। वो 1-2 असम, जैसे शिलोंग उनको याद आ जाएगा, किसी को अरुणाचल याद रह गया, किसी को कुछ, तो वो 7 स्टेट्स के नाम नहीं बता पाएंगे, 7 स्टेट्स की कैपिटल्स क्या है ये नहीं बता पाएंगे, और 7 स्टेट्स की भाषा कौन सी है, उनका क्या कल्चर है, इसके बारे में नहीं बता पाएंगे। तो हम अपने ही देश, जबकि हम अगर अभी हमसे कोई पूछे जम्मू कश्मीर में क्या है तुरंत बता देंगे, हरियाणा में क्या है तुरंत बता देंगे, उड़ीसा का कौन सा डांस होता है, केरला का कौन सा डांस होता है, कहां पे कौन सी डिश चलती है, लेकिन नॉर्थ ईस्ट के बारे में हम नहीं बता पाएंगे। क्यों? क्योंकि हमको ये सब चीजों की जानकारी ही नहीं दी गई। तो जब हमको इसकी जानकारी नहीं दी गई, हमको इसके बारे में सोचने नहीं दिया गया, उस कारण से, और ना उसके बारे में हमें कोई बताया गया, इस कारण से हम लोग उससे लगातार कटे रहे। और सच्चाई ये है कि ये जो 7 स्टेट्स हैं, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा और अरुणाचल प्रदेश, ये 7 स्टेट्स जो हैं ये अपने आप में एक पूरा का पूरा भारत भी है। सब कुछ, पूरा भारतीय कल्चर जितने अच्छे से उन लोगों ने संभाल के रखा है, उतने अच्छे से हम लोग जो सेंट्रल इंडिया वाले हैं हम भी उतने अच्छे से नहीं संभाल के रखते हैं। आज भी अगर कल्चर बचा है तो या तो साउथ में है या ईस्ट में है। तो ये जो, अगर हम में से कोई भी उन 7 स्टेट्स के नाम नहीं बता पाता है, तो अब ये बताइए कितनी चिंता की बात है कि हम अपने भाइयों के, जो हमारे भाई बहन हैं, उनकी जो घर हैं, उनके स्टेट्स हैं, उनके नाम नहीं बता पा रहे हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं हम भी जिम्मेदार हैं उसके, जो उनका जो अंडर डेवलपमेंट है उसके लिए। अब ये
अब ये क्या हुआ है कि जो पॉलिसीज थी सरकारों की लगातार 47 के बाद भी, पहले तो थी ही, पहले का तो अपने बात कर ही ली कि क्यों थी, लेकिन 47 के बाद भी जो सरकारी पॉलिसी थी, सरकारी नीतियां थी, वो उन्होंने वहां पे ऐसी स्थिति रही कि वहां लगातार डेवलपमेंट नहीं हुआ, लैक ऑफ डेवलपमेंट रहा, बैकवर्ड हुए, और वहां पे गरीबी हुई, वहां पे अनएम्प्लॉयमेंट हुआ, और वहां पे वो सारी समस्याएं हुई जो एक समाज में नहीं होनी चाहिए। हमारे अपने ही घर में, एक घर में नॉर्थ में जो है संपन्न घर है, और अगर ईस्ट में चले जाएंगे तो उनके यहाँ खाने पीने की भी समस्या है। और ऐसी स्थितियों का फायदा उठा के जो फॉरेन मिशनरीज थे, जो कहां से, चाइना के थे, पाकिस्तान के थे, या दूसरे देशों के थे, उन लोगों ने उसका फायदा उठाया, और वहां पे उसका फायदा उठा के उन्होंने काफी जो है नुकसान किया हमारा, उन लोगों को इतने बुरे तरीके से बरगला दिया। और अगर आपने देखा होगा कि आज भी इंसर्जेंसी कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत इंसर्जेंसी यानी कि आतंकवाद वहां पे लगातार रहता है। लेटेस्ट इंसिडेंट आप लोगों ने देखा होगा कि कर्नल विप्लव त्रिपाठी जो है वहां से आ रहे थे अपनी वाइफ और बच्चे के साथ में और भी कुछ फौजी थे, और उनको वो शहीद हो गए थे वो लोग, मतलब तीनों, पूरा परिवार ही खत्म हो गया। और अगर आपको नॉर्थ ईस्ट के बारे में कुछ समझना है तो टेंगो चार्ली नाम की एक पिक्चर है, अगर वो देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि क्या है नॉर्थ ईस्ट की समस्या क्या है। अब नॉर्थ ईस्ट क्यों इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले हम देखेंगे रिलीजियस एंगल, जो वहां पे धार्मिक महत्व की क्या चीजें हैं। तो वहां पे कामाख्या का मंदिर है, जो एक बहुत ही फेमस मंदिर है और बहुत ही उसकी काफी मान्यता है। फिर उसके बाद एक उमानाथ का मंदिर है जो कि ब्रह्मपुत्र नदी के बीचों बीच है। त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर है, त्रिपुरा स्टेट में आता है, शिलोंग के नीचे, जब हम मेघालय के नीचे जाएंगे तो आएगा। और वहीं पे परशुराम कुंड है, जहां पे जब आपने सुना होगा, अगर वो लेजेंड सुना होगा कि परशुराम जी जब बहुत गुस्से में थे, जैसा कहा जाता है परशुराम जी ने बहुत पृथ्वी को छतरी विहीन कर दिया था, तो बहुत ही ज्यादा उनका गुस्सा शांत नहीं हो रहा था। उस समय उनको वो परशुराम जी को जो है वहां पहुंचे, किसी ने बोला कि आप वहां पहुंचे, और वहां पे जो एक नदी है, लोहित नदी है, तो उस लोहित नदी में जब आप अपना फरसा डालेंगे तो तब जाके ठंडा हो जाएगा। तो जैसे ही उन्होंने जहां फरसा डाला वहां एक बड़ा गड्ढा हो गया है, आज भी वो जगह उसको कहते हैं परशुराम कुंड, उसमें पूरा एक कुआं है। और इस तरह से फिर हम टूरिज्म देखेंगे, अगर पर्यटन की तो इतनी संभावनाएं हैं, पर्यटन की इतनी संभावनाएं हैं नॉर्थ ईस्ट में कि वो देश के किसी भी भाग में नहीं है। आपने सुना होगा माजुली आइलैंड के बारे में। माजुली आइलैंड जो है ब्रह्मपुत्र नदी का एक आइलैंड है, द्वीप है, जो दुनिया का सबसे बड़ा रिवर आइलैंड है। नदी का जो द्वीप होता है उसमें सबसे बड़ा द्वीप है वो, और वो 1296 लगभग 1300 स्क्वायर किलोमीटर में बसा हुआ है। अब धीरे धीरे उसका क्षरण हो रहा है, क्योंकि जब बारिश के दिनों में, मानसून में, जब अरुणाचल साइड से ब्रह्मपुत्र नीचे उतरती है तो बहुत ही वाइल्ड हो जाती है, बहुत ही ज्यादा खतरनाक स्थिति में आ जाती है। तो हर बार 1-2 किलोमीटर उसका द्वीप छोटा होता जा रहा है, लेकिन आज भी बहुत बड़ा द्वीप है और दुनिया का सबसे बड़ा रिवर आइलैंड है। फिर वहां पर शिलोंग है, जो मेघालय की राजधानी है, वो अपने आप में पूरे तरीके से प्राकृतिक सुंदरता से भरपूर है। और तवांग की वैली है, आपने सुना होगा, जो अरुणाचल प्रदेश में एक तवांग है, जो एक वैली है, चारों तरफ से पहाड़ियों, हिमालय के पहाड़ों से घिरी हुई है। और तवांग में मोनास्ट्रीज हैं, जो बुद्धिस्ट मोनास्ट्रीज हैं, यहाँ तक कि दलाई लामा वगैरह भी वहां अक्सर जाते रहते हैं। और आपने सुना होगा जब भी दलाई लामा वहां जाते हैं तो चीन हमसे नाराज होता है कि आपने क्यों दलाई लामा को वहां आने दिया। तो ये, उसके बाद जीरो वैली है अरुणाचल प्रदेश में, उसके बाद गोरीचैन पीक है, जबरदस्त, बिल्कुल कंचनजंगा और एवरेस्ट जैसे पीक है, पहाड़ी चोटियां हैं, बहुत ही सुंदर, अपने उससे लदी हुई, जिसमें कि पूरे समय वो रहता है, वो पूरे से बर्फ रहती है, पूरे साल के अधिकतर हिस्से में वहां बर्फ रहती है, और उस बर्फ के कारण वो अपने आप में बहुत ही सुंदर है वो गोरीचैन पीक। उसके बाद वहां पे उमियाम लेक है, उमियाम एक झील है मेघालय में, वो भी अपने आप में बहुत सुंदर है। फिर वहां पे चेरापूंजी है, जिसमें दुनिया में सबसे ज्यादा बारिश जहां होती है, वर्ल्ड्स जहां पे हाईएस्ट रेनफॉल जहां होती है, दैट इज चेरापूंजी। और वो है, वो भी मेघालय के नीचे ही, मेघालय के नीचे की साइड ही है। और उसके बाद एक आपने सुना होगा, एक मॉलिनोंग विलेज, एक गांव है मॉलिनोंग, जो कि दुनिया का सबसे, इंडिया का भी और दुनिया का भी सबसे साफ गांव है, सबसे साफ सुथरा गांव है।
वो भी एक बहुत सुंदर जगह है। फिर एक बॉमडिला मोनेस्ट्री है जो कि अरुणाचल प्रदेश में ही आती है। जब हम तवांग जाएंगे, गुवाहाटी से तवांग जाएंगे, तो बीच में बॉमडिला का भी एक इलाका आता है, उसको पार करते हैं। फिर उसके बाद जो वाटरफॉल्स की अगर हम बात करें तो नॉर्थ ईस्ट में इतने वाटरफॉल्स हैं और इतनी बड़ी संख्या में वाटरफॉल्स हैं कि आप जो है सोच नहीं सकते। और इतने बड़े बड़े वाटरफॉल है और प्राकृतिक सुंदरता से भरपूर हैं। और 70% क्योंकि हम लोग की पढ़ाई लिखाई हमारी स्कूलिंग वहां से हुई है, तो वहां पे 70% एरिया ऐसा है जहां पे किसी भी जगह बैठ जाओ वो पिकनिक स्पॉट है। यहाँ तो हमको बहुत बहुत दूर जाना पड़ता है पिकनिक मनाने के लिए, वहां तो जहां बैठ जाओ वही पिकनिक स्पॉट है और वहीं पे आप आराम से अपना एंजॉय कर सकते हैं। फिर उसके बाद अगर हम कॉमर्स की बात करें, व्यापार की बात करें, हम सिर्फ घूमने फिरने की या रिलीजन की बात नहीं कर रहे हैं। जैसा कोई कह सकता है कि रिलीजन से क्या मतलब है, हमको तो जो है एम्प्लॉयमेंट से मतलब है, हमको तो व्यापार से मतलब है, देश की जीडीपी से मतलब है। तो देश की जीडीपी में भी नॉर्थ ईस्ट का बहुत बड़ा रोल हो सकता था 47 के बाद से भी, लेकिन हमने वो रास्ता ही बंद कर दिया जो रास्ता ईस्ट की तरफ जाता था। आपने सुना होगा उसमें गेटवे टू साउथ ईस्ट है, जो साउथ ईस्ट कंट्रीज है, जो कि म्यांमार होते हुए कंबोडिया और वियतनाम, और उसके बाद म्यांमार, कंबोडिया, थाईलैंड और फिर वियतनाम जाता है, और वहीं से इंडोनेशिया जाते हैं, वहीं से जावा सुमात्रा जाते हैं, और ऐसे बहुत सारे जो ईस्ट के इलाके हैं जहां पर वहां से सीधा सीधा रास्ता और बहुत शॉर्टकट है। हवाई जहाज से जाएंगे आप, उससे भी बहुत सस्ता पड़ता है, और ट्रक के ट्रक वहां जा सकते हैं, सामान वहां जाता है, उससे काफी व्यापार बढ़ता है। अब हम देखेंगे कि ये तो हमने बात करी कि वहां पे क्या क्या समस्याएं थी और क्या क्या संभावनाएं थी। अब हम देखेंगे सरकारों ने क्या किया अब तक। तो हमने जैसी बात करी 47 से पहले तो हुआ ही नहीं, 47 के बाद भी नहीं हुआ। पहली बार एक जो थोड़े से हाई विजन वाले प्रधानमंत्री आए थे, पीवी नरसिम्हा राव साहब, उन्होंने सबसे पहले 91 में जब वो प्राइम मिनिस्टर थे तो उन्होंने प्लानिंग बनाई कि हमको लुक ईस्ट पॉलिसी बनानी है। फिर उन्होंने लुक ईस्ट पॉलिसी के तौर पर उन्होंने जितने साउथ ईस्ट में अपनी कंट्रीज थी उनकी तरफ देखना शुरू किया, उनके साथ व्यापार, उनके साथ संबंध बनाना शुरू किया, क्योंकि हमारी सुरक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद वो बहुत ज्यादा नहीं कर पाए, उसके पीछे बहुत सारे कारण हो सकते हैं राजनीतिक। अब हमारा प्लेटफॉर्म एकेडमिक है, अपन स्कॉलर्स हैं, तो हम राजनीतिक बात नहीं करेंगे, लेकिन हाँ बहुत सारे कारण हो सकते हैं जो चाहते थे वो कर नहीं पाए। फिर आया दौर 98 से 2004 का अटल बिहारी वाजपेयी का, और अटल बिहारी वाजपेयी ने जो है लुक ईस्ट पॉलिसी का पूरा स्वरूप बदल दिया। नरसिम्हा राव साहब ने तो साउथ ईस्टर्न कंट्रीज की बात की थी, और थोड़ा सा उसमें जब चूंकि साउथ ईस्ट कंट्रीज में जाना है तो नॉर्थ ईस्ट की स्टेट से होके जाना है, इसलिए उस पर फोकस था हल्का सा। लेकिन इनका पूरा फोकस उन स्टेट्स पे हो गया, उन 7 स्टेट्स पे, 7 सिस्टर्स पे हो गया, और इसलिए इस कारण से उन्होंने 7 स्टेट्स पे इतना ज्यादा ध्यान दिया। आप जो सबसे कमाल की बात ये है वो ये है कि अटल जी ने जैसे ही सरकार बनाई, सबसे पहला काम उन्होंने क्या किया कि बिल्कुल सबसे पहले एक ढोला सादिया पुल है जो कि अरुणाचल प्रदेश को और असम को जोड़ता है, जोरहाट के पास एक ब्रह्मपुत्र नदी पे बना हुआ पुल है। और ये जो है, इसके बारे में ऐसा कहा जाता है कि अपने देश में तो सबसे बड़ा है ही है, पर वर्ल्ड में भी इसका कोई नंबर लगता है। ये 9.15 किलोमीटर लंबा है, और इसको अभी कुछ साल पहले ही भूपेन हजारिका जी, जो असम के बहुत बड़े म्यूजिशियन हुए हैं, उनके नाम पर इसको डेडिकेट किया गया है। तो अब इसका नाम ढोला सादिया की बजाय इसका नाम है भूपेन हजारिका। पहले ढोला एक गांव इधर था, सादिया उधर था, ढोला सादिया को जोड़ने वाला ढोला सादिया पुल अब भूपेन हजारिका पुल कहलाता है। और उसके बाद हमारे यहाँ पे जो है ढोला सादिया के बाद बोगीबील पुल बना। बोगीबील पुल की खासियत यह है कि भारत का सबसे लंबा रेल और रोड का, जिसमें कि ऊपर रेल चलती है, नीचे रोड चलती है, तो ऐसा वाला सबसे लंबा पुल जो बना वो 4.9 किलोमीटर का, वो भी ब्रह्मपुत्र नदी पे ही बना। फिर उसके बाद कोयला भोमोरा सेतु बना जो 3 किलोमीटर का था। फिर न्यू सरायघाट पुल बना, वो 1.5 किलोमीटर का था, जो हम गुवाहाटी में घुसते हैं। एक रंगिया है, जब हम बंगाल से असम में घुसते हैं तो ब्रह्मपुत्र नदी हमको पार करनी पड़ती है, तो वहां पर ये पुल बने। और ये भी सामरिक दृष्टि से इसलिए इंपॉर्टेंट है कि वो जो पुराने पुल थे वो बहुत पुराने हो गए थे, 60 दशक में बने थे, कुछ उससे पहले बने थे। तो अब हमको नए पुलों की जरूरत थी। और
इन सारे पुलों की एक और खासियत थी जो इस सरकार ने ध्यान दिया, वो ये था कि वो अपन उसके बारे में आगे देखेंगे कि क्या ऐसा कारण था। उसका बड़ा कारण ये था कि 60 टन वजन उन पुलों पर से निकल सकता था। अब 60 टन वजन के ट्रक तो होते नहीं है, तो क्यों सरकार ने 60 टन वजन का उस पर कैपेसिटी रखी होगी, ये बात हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है। और वो जो जरूरत थी वो थी T-72 टैंक और हमारे जो दूसरे अर्जुन टैंक है, T-90 टैंक है, यानी कि टैंक लेकर गाड़ी जो है, जो ट्रक में जिसमें ट्रॉलर में टैंक जाता है, वो पार हो जाए और उस पुल पे जरा सी भी दिक्कत नहीं आए, ऐसे इंतजाम किए हैं। और इसका मतलब सीधा सा हुआ कि सरकार ने सिर्फ टूरिज्म के लिए, सिर्फ पब्लिक के ट्रांसपोर्ट के लिए नहीं किया। उस सरकार की सीधी मंशा यही थी कि वो सामरिक दृष्टि से जो चीन ने जिन जिन इलाकों पे अपना प्रभुत्व जमा रखा है, युद्ध की दशा में कैसे जो अपना डिप्लॉयमेंट है, अपनी सेना का जो वहां पे छोड़ना है सेना को, सेना के भारी हथियार वहां रखने पहुंचाने हैं, वो दिनों के बजाय घंटों में काम हो जाए। तो ये अपने आप में एक जो है काफी इम्पोर्टेंट बात थी कि हमारे टैंक्स और हमारे सारे के सारे जो भारी हथियार हैं वो वहां पहुंच जाते हैं। अब हम देखेंगे कि जैसे ही वहां पर एक समस्या और थी कि वहां पे क्या था कि जब इन्होंने 2014 में इन्होंने सरकार बनाई तो वहां पर एक बड़ी समस्या थी। वो ये थी कि वहां पे 12 नॉन फंक्शनल, जो कि ऐसे एयरपोर्ट्स थे, ऐसी एयर स्ट्रिप्स थी, जो एयर स्ट्रिप्स तो बनी हुई थी, अंग्रेजों के जमाने में ही बनी हुई थी, लेकिन उन लोगों ने क्या किया था कि एयर स्ट्रिप्स बनी हुई थी पर उन्होंने उनको फंक्शनल नहीं, वो तो बिल्कुल बेकार हो गई थी। तो सबसे पहले उन 12 एयर स्ट्रिप्स को तुरंत ही एक्टिवेट किया और उनको चालू किया। और वहां पे इस सरकार ने एक मिनिस्ट्री बनाई, उसका नाम है मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। मतलब एक पूरा मंत्रालय सिर्फ उसके लिए बनाया गया कि कैसे नॉर्थ ईस्ट का डेवलपमेंट होगा, कैसे जो पूर्वोत्तर है उसका डेवलपमेंट होगा। उसके लिए एक पूरी की पूरी मिनिस्ट्री बना दी केंद्र सरकार ने। और ये एक बहुत बड़ा कदम था, क्योंकि जब मिनिस्ट्री होती है तो उसका एक मंत्री होते हैं तो साथ में बहुत बड़ा स्टाफ होता है, एक डेडिकेटेड टीम होती है जो उस पूरे के पूरे सिस्टम को देखती है। और वो जो इन्होंने किया वो अपने आप में बहुत ज्यादा काबिल तारीफ था। और उसके बाद एकदम से उसके वहां का जो डेवलपमेंट था उसको पंख लग गए, या फिर हम ये कह सकते हैं कि वहां के डेवलपमेंट ने उड़ान भरनी शुरू कर दी, जो कि रेंग भी नहीं पा रहा था। अब हम देखेंगे कि कैसे नॉर्थ ईस्ट को 2014 के बाद बाकी पूरे देश से जोड़ा गया। तो कमाल की बात यह है कि 4000 किलोमीटर के नेशनल हाईवे बने हैं 2014 के बाद, और 1200 किलोमीटर के स्टेट हाईवे बने हैं, जिसको एक भारतमाला प्रोजेक्ट बनाया गया। तो भारतमाला प्रोजेक्ट में पूरे भारत को आपस में जोड़ने के लिए जो सिस्टम किया, तो जैसा पहले गोल्डन क्वाड्रिलेटरल था, वैसे ही स्वर्णिम चतुर्भुज, उसी की तरह एक भारतमाला प्रोजेक्ट है। तो उस भारतमाला के अंतर्गत 4000 किलोमीटर का नेशनल हाईवे बना और लगभग 1200 किलोमीटर स्टेट हाईवे बने। इस तरह से पूरे नॉर्थ ईस्ट को आपस में जोड़ दिया गया। लेकिन ये भी काफी नहीं था, एक और बहुत बड़ी चीज हुई है इसी दौरान। 1360 किलोमीटर का एक ऐसा रोड तैयार हो रहा है जो लगभग तैयार हो चुका है, अभी पूरा फाइनल तो नहीं हुआ है लेकिन होने वाला है। वो है भारत, म्यांमार और थाईलैंड के बीच का त्रिकोणीय एक सड़क, ऐसी रोड जिसका इस्तेमाल ये तीनों देश अपने व्यापार के लिए, अपने लोगों की भलाई के लिए इस्तेमाल करेंगे और एक दूसरे की मदद करेंगे उन सड़कों के माध्यम से। वो हमारे देश ने 1360 किलोमीटर के और सड़क बनाई, और उसके पीछे उद्देश्य था जो आसियान कंट्रीज हैं, जो हमारी आसियान कंट्रीज है साउथ ईस्ट कंट्रीज हैं, उनके साथ हमारा सहयोग कैसे अधिक से अधिक हो जाए, कैसे हम एक दूसरे का, वो हमारा सहयोग करें, हम उनका सहयोग करें। तो वो आसियान कंट्रीज के लिए 1360 किलोमीटर की सड़कें बनी। फिर उसके बाद अभी हाल ही में पिछले 5-7 सालों में एक और चीज अच्छी हुई है कि 900 किलोमीटर में मीटर गेज से ब्रॉड गेज सड़क रेल बन गई है, जो कि पहले छोटी लाइन हुआ करती थी, अब बड़ी लाइन हो गई है। उसके अलावा एक और बड़ी चीज हुई है कि जो यूनियन बजट है उसमें क्या हुआ था कि पीवी नरसिम्हा राव ने भी इसका प्रोविजन रखा था यूनियन बजट में, लेकिन किसी कारण से वो पैसे सैंक्शन नहीं हो पाए। बजट में तो था पर पैसे सैंक्शन नहीं हो पाए, और पैसे सैंक्शन नहीं हो पाए इस कारण से काम आगे नहीं बढ़ा।
पर फिर अभी 2014 के बाद वो काम काफी अच्छे से आगे बढ़ गया है। और जो है त्रिपुरा में इम्फॉल जो है, इम्फॉल को वो मिल गया, इम्फॉल और अरुणाचल प्रदेश को शताब्दी एक्सप्रेस मिल गई और त्रिपुरा को राजधानी एक्सप्रेस मिल गई। अगरतला तक राजधानी एक्सप्रेस जाने लगी। ये अपने आप में एक बड़ा डेवलपमेंट होता है कि इतनी सुविधाजनक ट्रेन मिल जाती है तो लोगों का आवागमन सही हो जाता है। दिल्ली और उसके बीच का जो दूरी है, दूरी हमको देखने में फिजिकल दूरी लगती है, लेकिन वही फिजिकल दूरी लोगों के दिलों के बीच की दूरी भी हो जाती है। और आप एक कमाल की बात यह है कि वहां पर स्थिति ये थी, अभी भी काफी हद तक ऐसी स्थिति है कि हम लोग जब वहां जाते हैं तो कोई ना कोई पूछ ही लेता है। मिजोरम में, नागालैंड में, मणिपुर में थोड़ा सा कम है, पर मिजोरम, नागालैंड में और आपका जो है अरुणाचल में, वहां पर कहीं ना कहीं ऐसी स्थिति आ जाती है कि वो कहते हैं कि आप इंडिया से आए हो क्या। तो ये ऐसा लगता है कि इसने बहुत बड़ा तमाचा मार दिया है अपने को, लेकिन उसके लिए जिम्मेदार वो भी हो सकते हैं, पर हम ज्यादा जिम्मेदार हैं। देश के बाकी लोग ज्यादा जिम्मेदार हैं। अगर उनको जिनकी जिम्मेदारी मान के उनको बुरा भला कह के हम अपनी उससे पीछा नहीं छुड़ा सकते अपनी जिम्मेदारी से, इसलिए। लेकिन अब इसमें क्या था, वहां पर एक और बड़ी समस्या थी कि वहां पर आतंकवाद है। आपने सुना होगा टेंगो चार्ली पिक्चर, अगर आप देखेंगे तो उसमें आपको मालूम चलेगा किस तरह का आतंकवाद है। माओवाद से भी खतरनाक आतंकवाद है, क्योंकि उसमें सीधे सीधे हमारे जो पड़ोसी देश हैं उसको बहुत ज्यादा मदद करते हैं और वहां से मदद करना आसान है। वो बॉर्डर ऐसे नहीं है कि वहां पर बिल्कुल फुल प्रूफ सिस्टम हो जाए कि एक भी आदमी इधर से उधर नहीं जाएगा या उधर से इधर नहीं आएगा। तो इस कारण से वहां से आता है। तो 2015 में इस गवर्नमेंट ने एक और अच्छा काम किया, हमारे देश की सरकार ने, कि NSCN-IM से समझौता किया और 50 साल से जो लगातार आतंकवाद चल रहा था उस इंसर्जेंसी को खत्म करने के लिए उनके साथ समझौता किया। और 2020 में बोडो के साथ समझौता किया। तो जो लोअर असम लोअर असम का, और असम दो भागों में बटा है, एक लोअर असम और एक अपर असम। लोअर असम मतलब जहां पे प्लेन इलाके हैं, जैसे गुवाहाटी वाला इलाका हो गया, और अपर असम जो पहाड़ी वाला इलाका है। तो लोअर असम में जो है वो शांति आए, उसके लिए बोडो के साथ में समझौता हुआ। और मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम में शांति आए, उसके लिए NSCN-IM से समझौता किया। और इससे क्या फायदा हुआ कि वहां आतंकवाद जब कम हुआ तब लोगों का डेवलपमेंट शुरू हो गया, लोग भयमुक्त होकर रहने लगे। और जो दूसरे देश के दूसरे हिस्सों से जो लोग पैसे लगाने वाले होते हैं, क्योंकि आखिरकार किसी भी चीज को शुरू करने के लिए धन की जरूरत होती है, और धन कहां से आएगा? धन वहां के लोग तो बेचारे वैसे ही उनका डेवलपमेंट कम हुआ है, वो कहां से लाएंगे? तो धन के लिए वो लोग चाहिए होते हैं जो बड़े देश के दूसरे हिस्सों से जो इन्वेस्टर्स होते हैं। तो उनका इन्वेस्टर्स का डर खत्म हुआ और इन्वेस्टर्स ने वहां पैसे लगाने शुरू किया। और अभी हाल ही में आपने सुना होगा कि कार्बी आंगलोंग पीस अकॉर्ड एक हुआ है। अभी कुछ दिन पहले एक कार्बी आंगलोंग पीस अकॉर्ड हुआ है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसने क्या किया है, उसने भी 3 दशकों से, यानी कि 30 सालों से लगभग बहुत जबरदस्त पॉलिटिकल इशू था ये आसाम का, उसको भी खत्म कर दिया है। और एक बड़ी चीज ये हुई है कि आपने पता नहीं सुना है कि नहीं सुना है, दार्जिलिंग से जो सांसद बने हैं उनका नाम है राजू बिस्ता। और आपको हैरानी होगी ये बात जानकर कि वो राजू बिस्ता रहने वाले हैं मणिपुर के एक छोटे से गांव के रहने वाले हैं, और वो दार्जिलिंग से सांसद बने। यानी कि कितना अच्छा कोलैबोरेशन हो गया है दार्जिलिंग वाले इलाका, जो बंगाल के पास वाला इलाका, और मणिपुर और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स का 7 सिस्टर्स के बीच में, कि एक आदमी वहां का आदमी या सांसद बनता है। और ये सांसद बनना कोई छोटी घटना नहीं है, यह बहुत कुछ कहता है, ये बहुत कुछ हम इससे समझ सकते हैं और इसके मायने काफी कुछ निकलते हैं। क्योंकि एक छोटी जगह का आदमी जब वहां के सांसद बनता है तो वो अपने घर की तरफ भी देखेगा, अपने परिवार की तरफ भी देखेगा, अपने पड़ोसियों की तरफ भी देखेगा, और जितना जितना उससे हो सकेगा उसके लिए चाहे मंत्रियों से लड़ेगा, वो चाहे प्रधानमंत्री से बहस करेगा, जाके उनके सामने अपनी समस्याएं रखेगा, और उसके इलाके का विकास होगा। और ये बहुत जल्दी में हमको देखने को मिलेगा। और काफी हद तक मणिपुर के लोगों को ये फील हो रहा है, दार्जिलिंग के लोगों को भी फील हो रहा है कि उसके जो ये राजू बिस्ता के सांसद बनने के बाद, राजू बिस्ता जी के सांसद बनने के बाद से स्थितियां काफी अच्छी हुई हैं।
अब हम देखेंगे कि त्रिपुरा का एक मामला अभी काफी समय से चल रहा है। सोशल मीडिया पे आपने देखा होगा त्रिपुरा में एकदम से जबरदस्त परिवर्तन हुआ है और त्रिपुरा के लोगों की जिंदगी काफी अच्छी हो गई है। और हम पॉलिटिकल उस पे नहीं जाएंगे कि उनका पॉलिटिकल इंक्लिनेशन किसकी तरफ हुआ है, झुकाव किसकी तरफ हुआ है, लेकिन क्या अच्छा हुआ है ये जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। और वह है, आपको बता दें, 47 के बाद तो परेशानी थी ही, लेकिन 71 में जब हमने बांग्लादेश को आजाद करा दिया था तो हमारे पास बहुत सारे मौके थे। आपको, अगर आपने भारत का नक्शा उठा के देखेंगे तो त्रिपुरा जो है बांग्लादेश से लगा हुआ है, बांग्लादेश से लगा हुआ है। बांग्लादेश का एक चटगांव, जिसको पहले चितगांव इंग्लिश में बोलते थे, अब चटगांव बोलते हैं और कई लोग चटगांव भी बोलते हैं। तो वो जो है चटगांव जो बंदरगाह है, पोर्ट है, सी पोर्ट है, वहां से त्रिपुरा के अगरतला की दूरी सिर्फ 67 किलोमीटर है। लेकिन हमारे देश में कुछ लोगों के वेस्टेड इंटरेस्ट थे, कुछ लोगों के अपने हित थे, उस कारण से जो हल्दिया का एक बंदरगाह है बंगाल का, वहां पर सामान उतरता था और वहां से लगभग 1300-1350 किलोमीटर जाना पड़ता था। ट्रकों में सामान जाता था हल्दिया के बंदरगाह से त्रिपुरा में, मेघालय में, मणिपुर में, मिजोरम में, असम में, अरुणाचल में, सब जगह। तो वो स्थितियां अब बंद हो गई हैं, क्योंकि 1300 किलोमीटर लंबा अगर सफर होगा तो सामान की कीमत बढ़ेगी, क्योंकि ट्रांसपोर्ट का खर्चा आएगा, सब होगा, तो वो कीमत जो बढ़ेगी उस कीमत को कम करने के लिए 71 के बाद से कभी किसी ने कोशिश नहीं करी। पर अभी हाल ही में एक बहुत बड़ा समझौता हुआ है बांग्लादेश सरकार और भारत की सरकार के बीच में, और उसमें चटगांव का जो ये सी पोर्ट है उसको इस्तेमाल करने की और उससे त्रिपुरा सामान ले जाने की, उसका सामान त्रिपुरा ले जाने के लिए समझौता हुआ। अब आप देखिए वहां पे एक दो समस्या थी उसमें, कि उस सी पोर्ट से दो नदियां, उस समुद्र से दो नदियां जो हैं इसको अलग करती हैं, बांग्लादेश को और त्रिपुरा को। और उसमें से एक मेघना नदी है जो त्रिपुरा से निकलती है और इसमें बंगाली खाड़ी में गिरती है, और एक नदी है वो, एक नदी त्रिपुरा से निकलती है, उसका नाम है मेघना, और एक निकलती है उसका नाम है गुमती, वो बांग्लादेश की नदी है। तो ये दोनों नदियां काफी चौड़ी नदियां हैं और इनमें जो ट्रांसपोर्ट है उसका काफी अच्छी संभावनाएं हैं। पर एक समस्या थी कि गुमती तो फिर भी ठीक थी, गुमती में कोई समस्या नहीं थी, पर मेघना में कोई समस्या नहीं थी, पर गुमती में काफी गाद जमी हुई थी, जो सिल्ट होती है जो नीचे जम गई थी। उस कारण से, क्योंकि जहाज जितना ऊंचा होता है पानी के उतना ही नीचे भी होता है, तो वो चल नहीं पा रहे थे। तो फिर सरकार ने बड़ा प्रोजेक्ट चलाया एक, और उस गाद को निकाला गया। और अभी हाल ही में आपको जान के खुशी होगी कि उस जो है सितंबर 5 को पिछले साल, जबकि ये सब लॉकडाउन सारी समस्याएं चल रही थी, तो उस समय वहां पर रिवर ट्रांसपोर्ट शुरू हो गया, यानी कि चटगांव से त्रिपुरा के बीच में माल जो ढोने का काम है वो समुद्री जो जहाज होते हैं जिसको स्टीमर बोलते हैं उससे जाने लगा, और इस कारण से उसकी ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट बहुत कम हो गई। और ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट कम होने से फायदा किसको हुआ? त्रिपुरा के लोगों को हुआ। लेकिन अब इसका एक और बड़ा फायदा ये हुआ है कि अपने जो गवर्नमेंट थी त्रिपुरा के, एक बहुत यंग मुख्यमंत्री बने हैं मिस्टर विप्लव। तो उनकी एक बड़ी खासियत थी, उन्होंने क्या कहा कि उन्होंने कहा था कि मैं चुनाव जीत जाऊंगा। उनकी चुनाव मैनिफेस्टो में था कि मैं जीत जाऊंगा तो मैं त्रिपुरा को पूरे नॉर्थ ईस्ट का लॉजिस्टिक हब बनाऊंगा। लॉजिस्टिक यानी कि परिवहन का, मतलब जो भी कुछ जाएगा वो सब त्रिपुरा के थ्रू जाएगा। और यही उनके दिमाग में प्लान था कि मेघना नदी और गुमती नदी को चटगांव के बंदरगाह से जोड़ के और पूरा सामान वहां से आएगा, उस कारण से सस्ता हो जाएगा और फिर त्रिपुरा पूरे 7 स्टेट्स को सामान बांटेगा, तो उससे वो लॉजिस्टिक हब बनेगा। और लॉजिस्टिक हब बनने का मतलब आप समझिए, हजारों लोगों को नौकरी मिलती है, हजारों लोगों को रोजगार मिलता है। बहुत सारे ट्रांसपोर्टर्स ट्रक खरीदते हैं, अपना बिजनेस करते हैं, और बहुत सारे लोग जो हैं, कोई हमाल बनता है, कोई मैनेजर बनता है, कोई ड्राइवर होता है, कोई क्लीनर होता है, और कोई बड़ा व्यापारी होता है, कोई छोटा व्यापारी होता है, कोई ऑफिसर होता है। ऐसे बहुत सारे लोगों को रोजगार मिलता है, और वही उसमें हुआ। इस कारण से एकदम से त्रिपुरा की बिल्कुल दशा बदल गई, और त्रिपुरा के लोगों की को जब प्रॉफिट होने लगी
तो त्रिपुरा के लोग एकदम से उनको इतना अच्छा लगा कि जो पिछले 100 सालों में उनका कभी ध्यान नहीं रखा गया, वो इस एक छोटे से डिसीजन से कि चटगांव में सामान आएगा और मेघना और गोमती नदी के माध्यम से उसको ऊपर पहुंचाया जाएगा त्रिपुरा में, सिर्फ इतने से एक डिसीजन से 2 सरकारों के बीच का डिसीजन था और एक सरकार का बड़ा इनिशिएटिव था उसमें, और एक यंग मुख्यमंत्री जिसकी उम्र कुछ भी नहीं है आज, बिल्कुल ही यंग है, उनका ये सपना था और वो सपना साकार हुआ। उससे त्रिपुरा जो है आज लॉजिस्टिक हब बन गया है और बहुत ही अच्छी स्थिति में पहुंच गए हैं त्रिपुरा के लोग। अब हम चूंकि अपना समय की सीमा होती है तो अब हम बहुत ज्यादा इसको लंबा नहीं खींचते हुए, अब नॉर्थ ईस्ट के बारे में हमने बात की, तो पूर्वोत्तर के लोगों के वो हमारे बारे में क्या सोचते हैं, हम उनके बारे में क्या सोचते हैं, वो भी अभी पता चल जाएगा, और हम वो हमारे बारे में क्या सोचते हैं, दोनों चीजें आपको इस बात से पता चल जाएगी। तो अब से कुछ वर्ष पहले मिजोरम में एक बहुत करीबी फ्रेंड है, वो वहां पे ऑल इंडिया रेडियो के डायरेक्टर है, हम लोगों ने जर्नलिज्म साथ में किया हुआ है, तो उनके घर जाना हुआ। तो वहां पर क्या हुआ कि उनकी भतीजी जो थी वो लगभग 20-21 साल की थी, दिल्ली में पढ़ती थी और दिल्ली से पढ़ाई करके ग्रेजुएशन करके वापस वहां आई हुई थी। उस समय मुलाकात हुई और वो ऐसे ही उसने कहा, उसके चाचा ने मिलवाया कि बेटा ये अंकल जो हैं वहां से आए हैं, एमपी से आए हैं, हार्ट ऑफ इंडिया है वहां से आए हैं। तो उस बच्ची ने ऐसे ही तो कुछ नहीं बोला। फिर हमने कहा बेटा एक बात बताओ, तुम्हें आखिर व्हाट डू यू वांट फ्रॉम अस, हमसे क्या चाहती हो, हम लोग क्या सोचें तुम्हारे बारे में, हम तुम्हारे बारे में क्या कर सकते हैं। तो उस बच्ची का जो जवाब था वो ऐसे दिल को छूने वाला था कि आप भी सुनेंगे तो आपको भी लगेगा। उस बच्ची ने कहा अंकल हमें कुछ नहीं चाहिए, आप तो बस जब हम लोगों को ना इज्जत से देख लिया करिए, जब हम नॉर्थ ईस्ट की लड़कियां आपके इलाकों से निकलती हैं आप सिर्फ इज्जत से आप लोग देख लेंगे, आप हमको अपनी जैसी आपकी बेटियां हैं, जैसी आपकी बहनें हैं, जैसे आपकी घर की लड़कियां हैं वैसे ही हमको भी मानिए। उसने कहा कि इतनी शर्म आती है कि जैसे ही हम लोग किसी रास्ते से निकलते हैं, चाहे वो नागपुर हो, चाहे वो इंदौर हो, भोपाल हो, दिल्ली हो, मुंबई हो, तो हमें लोग चिंकी चिंकी बोलते हैं। और आई वॉज ऑल्सो नॉट नोइंग, हमें भी नहीं मालूम था कि ये चिंकी क्या होता है। तो उसने बताया चिंकी बहुत गलत शब्द माना जाता है, ये गलत तरह का एक बहुत ही डिग्रेडेड वर्ड है जो दिल्ली में और मेरठ में कुछ खास तरह की महिलाओं के लिए बोला जाता है। तो वो उन्होंने कहा हमको उस नजर से लोग देखते हैं और ये अगर आप लोग ना करें तो आप लोग की बहुत, आपसे मतलब उसका मतलब पूरी, बिकॉज आई वॉज रिप्रेजेंटिंग सेंट्रल इंडिया, तो उसने कहा कि अगर आप लोग ये ना करें तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। अब उसकी बात सुन के अगर आप में से भी कोई होते तो स्तब्ध रह जाते। फिर हमने कहा तुम बताओ तुम्हें क्या लगता है क्या सॉल्यूशन हो सकता है इस समस्या का, कि समस्या तुमने बताई है तो सॉल्यूशन भी तुम्हें ही बताना पड़ेगा कि सॉल्यूशन क्या हो सकता है। तो फिर उसने कहा कि सॉल्यूशन ये हो सकता है कि जितने भी न्यूज चैनल हैं वो हम लोगों को, हमारी ऐसी लड़कियों को जिनकी नाक चपटी होती है ना, और एक अलग तरह की एक शक्ल होती है जो नॉर्थ ईस्ट के लोगों की होती है, तो आप हम लोगों को जो है न्यूज रीडर बनाएं। हम न्यूज जब पढ़ेंगे, हमारी न्यूज हम एंकर रहेंगे न्यूज में। भाई जैसे ये रूबिका लियाकत है वैसे ही नॉर्थ ईस्ट की लड़की कोई अगर एंकर बनती, टैलेंट की कमी तो वहां पे भी नहीं है, वो एंकर बनती है और वो जब हर दिन आपके सामने है वो कहने लगी, जब मेरी जैसी लड़की हर दिन आपको न्यूज सुनाएगी, आपको जो है बहुत अच्छी अच्छी बातें बताएगी उस चैनल पे, तो हमारी स्वीकार्यता आप लोगों में बढ़ जाएगी। और उसकी इस बात में बहुत दम थी, क्योंकि बात सही है वैसे कि अगर हम हर दिन न्यूज रीडर के तौर पे अगर उसको देखेंगे हम, तो हमारे मन में उसके प्रति एक अलग तरह का सम्मान आएगा। फिर उसने कहा इतने सारे प्रोग्राम्स होते हैं टीवी के, उसमें अलग अलग एक्ट्रेसेस होती हैं, उसमें एंकर्स होती हैं लड़कियां, उसमें हमको रखा जाए। और अगर हम लोग ये न्यूज चैनल पे आएंगे, उन सीरियल्स में आएंगे, तो ये बात पक्की है कि हमें लोग बहुत अलग नजरों से, फिर हमें कोई गलत शब्द इस्तेमाल नहीं करेगा कहीं से भी निकलेंगे, क्योंकि फिर हमारा फेस उनके लिए फेमिलियर रहेगा। अभी वो हमारा फेस फेमिलियर नहीं है। हमारे जैसे फीचर्स वाले कुछ देशों की में उल्टे सीधे कुछ काम होते हैं, तो उस कारण से जो है हम लोगों को भी उसी नजर से देखा जाता है। तो ये जो है आप लोगों से जो भी लोग
इसको इस गूगल मीट के माध्यम से, और जो दूसरा प्लेटफॉर्म्स पे इस पे जुड़े हैं इसी हमारे इस प्रोग्राम में, जो बहुत सारे लोग यूनिवर्सिटी के प्लेटफॉर्म से भी जुड़े हैं, जो भी सुन रहे हैं और जो आगे इस रिकॉर्डिंग को देखेंगे सुनेंगे, तो उनसे बस यही गुजारिश है कि जो नॉर्थ ईस्ट के हमारे भाई बहन हैं, जो लोग हैं, वो भी हमारे भाई बहन हैं। जैसे हम इंदौर वाले भोपाल वालों को अपना मानते हैं, इंदौर वाले मंदसौर वालों को अपना मानते हैं, तो वैसे ही मणिपुर वाले भी, आइजॉल वाले भी, शिलोंग वाले भी, अगरतला वाले भी, और ईटानगर वाले भी, और गुवाहाटी वाले भी आपके ही भाई हैं, आपकी ही बहनें हैं, और हमें उनके साथ वैसा ही व्यवहार करना है जैसा हम चाहते हैं कि हमारे साथ दूसरे लोग करें। तो ये पूरा हमने समस्या भी देखी, हमने डेवलपमेंट भी देखा, और एक बड़ा इशू भी देखा। इसी के साथ आज का जो ये अपना व्याख्यान है, इसको अपन यहीं पे समाप्त करते हैं। अब आप में से किसी का कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद। जी सर, मैं ये पूछना चाह रहा था जी कि जो अभी आसाम और मिजोरम के बीच जो एक बहुत बड़ा क्लैश हुआ जी, आसाम एक्चुअली सारे स्टेट्स जितने भी 7 स्टेट्स है उनके सबके सीमाओं को जो है वो साझा करता है जी तो ये जो क्लैश होते हैं बीच बीच में इन स्टेट्स, छोटे छोटे स्टेट्स के बीच में, जी तो कहीं ना कहीं वो भी एक इनके डेवलपमेंट के लिए एक प्रकार से बैरियर्स का काम करते हैं। जी। नहीं तो इसमें एक समस्या ये है अनिकेत जी कि जो स्थितियां बहुत अच्छी हो रही हैं, लेकिन जो मिशनरीज वहां घुसे हुए हैं वो कार्बी एंग्लोंग पीस एकॉर्ड वही है। तो अब आप देखिए, उसके अलावा जो नागा और कुकी लोगों के झगड़े हैं, मतलब आप सोचिए एक एक रात में 1,000 लोगों को मार दिया जाता है, काट दिया जाता है, ऐसे दंगे होते हैं वहां पर। तो उसको, उस दंगों को रोकने के लिए ही सरकारें प्रतिबद्ध हैं। अब जो अभी हेमंत बिस्वा शर्मा जो वहां पर मुख्यमंत्री हैं आसाम में, वो जो है वो एक बहुत ही प्रोएक्टिव इंसान है, और वैसा मुख्यमंत्री जो है नॉर्थ ईस्ट में आज तक नहीं आया है। वैसे ही जो विप्लव आए हैं, विप्लव दास जो त्रिपुरा में आए हैं, ये भी जबरदस्त हैं। तो ये सब लोग मिलके अब इसी पे ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि देखिए अपने यहाँ भी आप देखिए टंटिया मामा का जो प्रोग्राम कल होना है, उसको कैसे बिगाड़ा जाए, उसके लिए बहुत सारे जो पॉलिटिकल छोटी छोटी आउटफिट्स हैं उसको बिगाड़ने में लगी हुई है। तो हमारे यहाँ तो सब कुछ कंट्रोल में है, हमारे यहाँ तो कलेक्टर और एसपी की इतनी चलती है, एक वो तो ठीक है, एक थाना प्रभारी जो है उनको सुधार सकता है, लेकिन वहां की स्थितियां ऐसी नहीं है। वहां ज्योग्राफिकल सिचुएशन भी ऐसी है, सोशल सिचुएशन भी अलग है। इस कारण से उस तरह के लोग सफल हो जाते हैं, और वो सफल ना हो इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि धीरे धीरे करके वो लोग जागरूक होंगे। और जिस तरह से सरकारें काम कर रही हैं, भगवान ने चाहा तो अगले साल 2 साल में वहां बिल्कुल लड़ाइयां खत्म हो जाएंगी।